प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। हम प्रेस कानून और आचार संहिता पर बात कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेस के या पत्रकारों के आचरण के जो सामान्य नियम है, जिनका पालन करना उनकी स्वेच्छा पर, उनके विवेक पर निर्भर करता है, जिनके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, उन पर बात की। आज हम प्रेस के कानूनों पर बात करेंगे, जिनका पालन करना प्रेस के लिए, पत्रकारों के लिए अनिवार्य है और इनके पीछे एक कानूनी बाध्यता होती है। तो कुछ प्रेस कानूनों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के आचरण की दो प्रणालियां हैं। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए समाज की तरफ से कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जिनके पीछे नैतिक मान्यताएं होती है, पर उन नियमों का पालन करना व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। उनके पीछे किसी तरह कानून का या बाहरी दबाव का भय नहीं होता है। अगर व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उस पर किसी तरह का कोई कानूनी अपराध या कानूनी मुकदमा जो है दायर नहीं होता है। जिस तरह से एक व्यक्ति के लिए एक सामान्य नियम है कि वो अपने परिवेश के या समाज के अन्य लोगों के साथ भी सदा सहता का व्यवहार करे, सदा सत्य बोले, लेकिन अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं हो सकती। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने परिवेश के लोगों या किसी अन्य व्यक्ति पर की हिंसा करता है, उसे मारता है या चोरी करता है, तो उसे फिर कानूनी सजा दी जा सकती है। तो व्यक्तियों के आचरण की जिस तरह से दो प्रणालियां हैं, इस तरह से पत्रकारों के आचरण की दो प्रणालियां हैं। और एक प्रणाली वह है जिसमें पत्रकारों के लिए सामान्य आचरण के नियम बनाए गए हैं, जिन्हें आचार संहिता कहते हैं और जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और दूसरे प्रकार के आचरण की प्रणाली वह है जिसके पीछे एक कानूनी बाध्यता होती है और उनका उल्लंघन किए जाने पर कानूनी तौर पर सजा दी जा सकती है। तो प्रत्येक मनुष्य की तरह पत्रकारों की आचरण प्रणाली को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले प्रकार का आचरण वह है जो स्वेच्छा से और अंतःकरण की आवाज के निर्देशन पर किया जाता है। अपनी आत्मा की आवाज पर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण किया जाता है। यह आचरण स्वतः नियामक होता है, अपने द्वारा ही अनुशासित होता है। यह आत्मा अनुशासन है और इसके पीछे किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं होती है। इसके लिए प्रेस संगठनों द्वारा बनाई गई आचार संहिता मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है। जिस आचार संहिता के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वो आचरण के सामान्य नियम है, वो पत्रकारों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है, लेकिन उसका पूर्णतया पालन करना यह पत्रकार की स्वेच्छा और उसके विवेक पर निर्भर करता है। परंतु इस नियमावली का पालन पत्रकार के विवेक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके पीछे कोई बाध्यता नहीं होती है। दूसरे प्रकार का आचरण वह है जो किसी बाहरी दबाव जैसे कानून के भय से किया जाता है। इसके पीछे कानूनी बाध्यता होती है। प्रेस और पत्रकारों के आचरण को समाज की व्यवस्था के अनुकूल बनाए रखने तथा निरंकुशता से बचाने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और ये कानूनी प्रावधान जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो कानून है वो प्रेस पर भी लागू होते हैं, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में ही निहित है, जिसमें व्यक्ति को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में कहीं प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है। तो ऐसे कुछ कानूनों के बारे में हम बात करते हैं। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971।
न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और न्यायपालिका में जन जन का विश्वास होता है। तो न्यायपालिका की गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी पवित्रता को, उसकी विश्वसनीयता को और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए न्यायालय की अवमानना को दंडनीय अपराध माना गया है। न्यायालय की अवमानना क्या है? अवमानना और अवज्ञा दो शब्द है। अवज्ञा आज्ञा की अवहेलना करना, और ये अवहेलना जब जानबूझ करके की जाती है तो फिर वो अवमानना की श्रेणी में आती है। अवज्ञा दो तरह से की जा सकती है। एक तो जो करने के लिए कहा जाता है, जो करने योग्य है, करणीय है, उसको नहीं करना, और दूसरा न करणीय करना, अर्थात जिसको जो करने योग्य नहीं है, जिसको करने के लिए मना किया गया है, ऐसा करना, तो वह भी अवज्ञा की श्रेणी में आती है। करणीय को न करना, जो करने के लिए कहा गया, आदेशित किया गया है, उसको नहीं करना, और जिसके लिए मना किया गया उसको करना, ये दोनों ही अवज्ञा की श्रेणी में आती हैं। और यदि अवज्ञा स्वेच्छा से जानबूझकर की जाती है तो वो अवज्ञा, अवमानना होती है। इसके दो रूप, अदालती प्रक्रिया में इसके दो रूप है। एक जो है वो दीवानी है और एक है फौजदारी है। दीवानी करणीय को न करना, इस रूप में है दीवानी कि अगर देखते हैं हम, न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की मानी गई है। एक दीवानी के रूप में, जिसका तात्पर्य जानबूझकर अदालत के निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट या अदालती प्रक्रिया की अवज्ञा या अदालत में दी गई शपथ का उल्लंघन किया जाए। न्यायालय की अवमानना एक दीवानी मुकदमे के अंतर्गत आती है, एक फौजदारी के। और दीवानी इस रूप में कि जो करणीय है उसको नहीं करना, कि अदालत द्वारा किसी मुकदमे में कोई निर्णय दिया गया है, कोई आदेश जारी किया गया है, उसकी पालना नहीं करना, या अदालत में अपनी तरफ से दी गई शपथ का उल्लंघन करना, ये तो है दीवानी के रूप में। और दूसरा है फौजदारी या दंडिक अवमानना, और इसका तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा को हानि होती हो और न्यायालय की कार्य प्रणाली में जो बाधा पहुंचाता है। दूसरे फौजदारी या दंडिक अवमानना से तात्पर्य ऐसे प्रकाशन से है जो न्याय प्रकाशन में बाधा पहुंचाता हो, या उसकी बाधा पहुंचाने की प्रवृत्ति से हो, या जिससे न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दीवानी और फौजदारी दोनों ही स्थितियों में ये जो है, इसमें सजा का प्रावधान है, और सजा जुर्माने के रूप में भी हो सकती है और कारावास के रूप में भी हो सकती है। कुछ ऐसे विशेष स्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थितियां जिनमें न्यायालय अवमानना नहीं मानी जाती है। साधारणतः निम्नलिखित प्रकरणों में आलोचना न्यायालय अवमानना नहीं मानी जाती है। कुछ आलोचना की जाती है, कैसे? किसी न्यायिक निर्णय के तथ्यों कानून में सही होने के प्रश्न पर अथवा उस प्रश्न पर की क्या अपील की जा सकती है कि आलोचना की जाए। किसी निर्णय में तथ्य सही है या नहीं है, इस पर प्रश्न उठाना, और उस प्रश्न पर न्यायालय में फिर से अपील दायर की जा सकती है या नहीं, इसकी आलोचना करना, यह न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। दो समान मामलों में दिए गए दंड की भिन्नता बिना कोई अनुचित उद्देश्य आक्षेपित की जाए या इंगित करना। अगर न्यायालय द्वारा एक ही तरह के दो मामलों में
भिन्न भिन्न प्रकार का निर्णय दिया गया है, भिन्न भिन्न प्रकार का दंड का प्रावधान किया गया है। तो अगर उसके पीछे आक्षेपकर्ता का कोई अनुचित उद्देश्य नहीं हो तो उसकी आलोचना करना, उस पर आक्षेप करना, उसे उसकी ओर इशारा करना, उसे उजागर करना, ये न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है। तो एक तो आया हुआ न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। अगर प्रेस के द्वारा, पत्रकार के द्वारा जो है न्यायालय की अवमानना की जाती है तो उन पर भी ये न्यायालय अवमानना अधिनियम जो है वो लागू है। मानहानि कानून। मानहानि का अर्थ है मान की हानि। मान, यश, प्रतिष्ठा, ख्याति और प्रसिद्धि इनको कहा जाता है। तो किसी की कीर्ति का जानबूझ करके जहां ह्रास किया जाता है, और यह ह्रास इस रूप में किया जा सकता है कि बोलकर किया जा सकता है या लिख कर किया जा सकता है। लिखना इस आशय में कि उसको पढ़ा जाएगा, या फिर दृश्यमान चित्रणों के रूप में, जैसे नाटक है, इशारे हैं, इनके द्वारा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कुछ चेष्टा की जाती है तो वहां पर मानहानि का जो कानून है वो लागू होता है। और समाचार पत्रों द्वारा यदि किसी पर इस तरह के निराधार, किसी व्यक्ति पर इस तरह के निराधार आक्षेप किए जाते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है तो वहां पर मानहानि कानून उन पर भी लागू हो जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी ईमानदारी, यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान आदि सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस कानून के अनुसार मानहानि का तात्पर्य यह है कि जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा, या तो बोल करके या फिर ऐसे शब्द लिखता है जिनको पढ़ा जाना है, या संकेतों द्वारा या दृश्य निरूपणों जैसे चित्र है, नाटक है, अभिनय है, इनके द्वारा किसी के बारे में कोई लांछन लगाता है या आक्षेप इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति को अपहानि हो तो इसको उस व्यक्ति की मानहानि माना जाता है। और ये मानहानि अपराध और अपकृत्य की श्रेणी में गिनी जाती है। और मानहानि के विरुद्ध व्यक्ति जो है वो अपने हट जाने की मांग भी कर सकता है। अपकृत्य क्या है कि किसी न्यायोचित कारण के बिना किसी के विषय में झूठा या बदनाम करने वाला कथन प्रकाशित करना मानहानि का अपकृत्य है। और इसमें जुर्माना भी अपनी मानहानि, अपनी यश को जो प्रतिष्ठा पहुंचती है उसके खिलाफ व्यक्ति जुर्माने की भी मांग कर सकता है। फिर है कॉपीराइट अधिनियम। कॉपीराइट अधिनियम, हिंदी में इसको प्रतिलिप्याधिकार कहते हैं। ये क्या है, क्यों बनाया गया है कि कॉपीराइट अधिनियम जो है वो कला और साहित्य और जो बौद्धिक उपज है, बौद्धिक उत्पादन है, उसको वैधानिक मान्यता देने के लिए उसकी अन्य व्यक्ति अनाधिकृत रूप से नकल नहीं कर सके, उसको रोकने के लिए कॉपीराइट कानून बनाया गया है, अधिनियम बनाया गया, ताकि जो उसका सृजक है, उत्पादक है, रचयिता है, उसको उसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। और अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति साहित्यकार की कृति का, रचनाकार की कृति का सार रूप में पुनरुत्पादन करता है या उसका भाषांतर करके अपने नाम से प्रकाशित करता है या उसको रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए जो है तैयार करता है, रंगमंच पर प्रस्तुत करता है,
सिनेमा के लिए रिकॉर्ड करता है, रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार करता है, उसका प्रसारण किया जाता है, तो ये सब जो है वो इस कानून के उल्लंघन की सीमा में आता है। प्रतिलिपि अधिकार जो है इस अधिनियम के द्वारा श्रम, बुद्धि और कला के द्वारा उत्पन्न किसी कृति को वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। प्रतिलिपि अधिकार मुख्यतः मौलिक, साहित्यिक और नाट्य संगीतात्मक कृतियों पर लागू होता है। अनुसंधान आविष्कार जो है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक आविष्कार जिसमें उसके रचयिता के अधिकार को वैधानिक मान्यता देकर उसकी अनधिकृत नकल को रोकना इसका उद्देश्य होता है। जो वास्तविक रचयिता है, रचनाकार है, जो उसकी खोज करने वाला है किसी नए अनुसंधान की, तो उसकी अन्य व्यक्ति नकल नहीं कर सके, इसको रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है ताकि उसके रचयिता को उसके लाभों से वंचित न किया जा सके। और किसी भी कृति के लिए, किसी भी कृति में जो कॉपीराइट कानून है इसकी अवधि है रचयिता के संपूर्ण जीवन का। इसके अलावा रचयिता की मृत्यु के ठीक आगामी वर्ष के आरंभ से 50 वर्ष तक अस्तित्व में रहता है। कोई नई रचना लिखी जाती है तो उस रचना की रचनाकार के संपूर्ण जीवन काल में और उसकी मृत्यु के अगले 50 वर्षों तक उस रचना पर उस रचनाकार का कॉपीराइट अधिकार रहता है। ये कानून लेखकों और प्रकाशकों के हित की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेखक या प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कृति का कोई अंश या खंड प्रकाशित करना, लेखक की रचना को अपनी रचना बताकर प्रकाशित करना या लेखक की पूर्वानुमति के बिना रचना का रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण करना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। ये कानूनी अपराध है। कॉपीराइट क्या है, प्रतिलिपि अधिकार क्या है ये, और किस तरह से ये लागू होता है, किस पर ये लागू होता है। तो अगर किसी लेखक या प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति उसकी रचना को संपूर्ण रूप में या खंड रूप में प्रकाशित करता है या उसको अपनी रचना बताता है या उसका भाषांतरण करता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलता है, या रंगमंच पर प्रस्तुति के लिए उसे तैयार करता है, पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, उसका सार रूप में पुनरुत्पादन करता है, तो ये कॉपीराइट एक्ट के अधीन आता है। इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार समाचार पत्र का मालिक प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी हो सकता है। एक समाचार पत्र का जो मालिक है उसको भी कॉपीराइट का अधिकार मिल सकता है। किस कृति पर मिल सकता है? जब कृति साहित्यिक, नाट्य या कलात्मक हो। दूसरी, जब कृति के रचयिता के साथ समाचार पत्र पत्रिका के मालिक की नौकरी की संविदा हो। समाचार पत्र का मालिक है पर कृति किसी अन्य व्यक्ति के, तो उस पर भी समाचार पत्र के मालिक का कॉपीराइट हो सकता है अगर वह व्यक्ति उस समाचार पत्र के मालिक के यहाँ संविदा पर नौकरी करता हो पत्रकारिता की दृष्टि से। जब कृति नौकरी की संविदा के अनुक्रम में बनाई गई हो और जब कृति समाचार पत्र आदि में प्रकाशन के प्रयोजनार्थ, समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए उद्देश्य से वो बनाई गई हो, तो उस पर समाचार पत्र का जो है मालिक है उसका कॉपीराइट का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और कानून है। डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ की पुस्तक में सांप्रतिक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 दिया गया है। सांप्रतिक का मतलब है प्रतीकों का प्रयोग। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है उनके नामों का, उनके प्रतीकों का और उनकी मुद्राओं का अनुचित प्रयोग करना इस अधिनियम के तहत कानून अपराध है। अब ये सांप्रतिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके नाम, उसके प्रतीक, उसका जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है या सत्यमेव जयते है, ये प्रतीक है। उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उसके जो सहयोगी संगठन है
विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और यूनिसेफ है, यूनेस्को है, और भी अन्य संगठन है। उन सभी संगठनों के नामों का, उनके प्रतीकों का और उनकी मुद्राओं का अनुचित प्रयोग करना कानूनन अपराध है, संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के तहत। औषधि एवं जादुई विज्ञापन अधिनियम 1954, इसके तहत ऐसी औषधियां जो कुछ बीमारियों के चमत्कारिक उपचार का दावा करती है, ऐसी औषधियों के विज्ञापन को ये अधिनियम जो है वो वर्जित करता है। कुछ अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा कुछ औषधियों को कुछ ही बीमारियों के उपचार के काम में लाने के लिए दिए जाने वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ऐसे भ्रामक विज्ञापन जिसमें औषधियों द्वारा किन्हीं बीमारियों का जादुई उपचार होना प्रदर्शित किया गया हो, उस पर भी रोक लगा दी गई है। जादुई उपचार के अंतर्गत मनोकामना पूर्ण सिद्धि मंत्र है या कवच है, या कोई ऐसी चीजें जिसमें चमत्कारिक शक्ति शामिल होने की बात की जाए, वो इसमें शामिल है। इस अधिनियम के उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा एवं अर्थदंड की व्यवस्था है। और इस अधिनियम में 1963 में संशोधन किया गया है। इसके संदर्भ में कलकत्ता के होम्योपैथी ने जादू एवं यौन उपचार का विज्ञापन अखबार में दिया था और उस पर 100 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। तो ये कुछ कानून है जिनका उल्लंघन करने पर प्रेस पर भी कानूनी तौर से जो है वो प्रतिबंध लगता है, कानूनी तौर से वो मुकदमा दायर हो सकता है। और इनका ध्यान रखना, इनका पालन करना प्रेस पत्रकारों के लिए भी अनिवार्य है। धन्यवाद।